Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Akash Byju's classes. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। नया चैप्टर है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यस, एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स को ही तो फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है चैप्टर, राइट? तो फिर देरी किस बात की, विलंब किस बात का, जल्द से जल्द शुरू करते हैं जी। बस वही एक बात जो हमेशा कहता हूं, एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी और एक ज़ील के साथ हर काम को करना चाहिए, तभी आपको भरपूर, कहते हैं ना, मोटिवेशन मिलता है उसे करने के लिए। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहिएगा बेटा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आप बहुत लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है, राइट? चल, तो फिर शुरू करते हैं जी आज का ये सेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ के साथ अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नोट्स बना लीजिएगा। चलिए जी, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको याद होगा क्लास 11th के सिलेबस में जब हमने किंगडम प्लांटे पढ़ा था तो उसमें कौन कौन से प्लांट ग्रुप्स पढ़े थे? वी डिस्कस्ड अबाउट algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म्स ही तो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट? एक बात क्लियर हो गई जी। चलिए, अगर हम ये देखें कि एक फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर बनता कैसे है ना, तो जो इस समय आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो फ्लावर बनने की अलग अलग स्टेजेस हैं। सबसे पहले देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द बड्स, फ्लोरल बड, एंड देन फाइनली फ्लावरिंग। एक टिपिकल फ्लावर के अलग अलग वर्ल्स जो हैं, अलग अलग पार्ट्स जो हैं, वो देखते हैं जी कौन कौन से। सो पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, व्हेन आई से टिपिकल फ्लावर तो इसका मतलब है भाई ऐसा फ्लावर जिसमें चारों वर्ल्स मौजूद हैं। कैलेक्स भी है, कोरोला भी है ना, गाइनोशियम है, एंड्रोशियम है, सारे वर्ल्स मौजूद हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर फ्लावर में ऐसा हो, ठीक है बेटा? सो पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, आप देखिए, टर्मिनोलॉजी ध्यान से समझ लीजिएगा। देयर इज अ वॉल कॉल्ड कैलेक्स जिसमें आती हैं सेपल्स, ये दिख रही हरे हरे रंग की जो छोटी छोटी पत्तियां हैं, कलेक्टिवली उन सबको हम कह देते हैं कैलेक्स और इंडिविजुअली वो एक एक सेपल है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जी कोरोला जिसमें आती हैं पेटल्स, कलरफुल हैं, ब्राइटली कलर्ड हैं, खुशबूदार भी हो सकती हैं, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, राइट? देन यू कैन सी द वॉल ऑफ स्टेमेन्स, ये मेल के लिए ये साइन बना है ना, सो स्टेमन इज पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस पूरे वॉल को एंड्रोशियम कहते हैं। कितने सारे स्टेमन्स हैं, कलेक्टिवली हम उसे एंड्रोशियम कह रहे हैं। ऐसे ही द वॉल ऑफ कार्पल्स और द पिस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये साइन फीमेल के लिए ना, तो उसे गाइनोशियम कहते हैं।
ठीक है जी। तो 4 वर्ल्स अगर मैं क्विकली आपको रिवाइज कराऊं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। कैलेक्स में सेपल्स, कोरोला में पेटल्स, गायनोशियम में क्या आ जाएगा जी, पिस्टिल या कार्पल, जिसमें हम फर्दर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पढ़ेंगे। एंड्रोशियम में क्या आ जाएंगी, स्टेमन्स, जिसमें एंथर एंड फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे। राइट, सो दोज वर द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, यानी स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या आएगा जी, स्टेमन में एंथर है और एक फिलामेंट है। सो स्टेमन में एंथर एंड फिलामेंट, राइट। लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर विच इज फॉर्मिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रफली अगर हमें बनाना हो, खुद अपने आप ड्रॉ करना हो, तो आप कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, 2 लोब्स दिख रही है ना, ऐसे जैसे मैंने ये एक लोब ये दिखाया और एक ये लोब दिखाया, बीच में एक टिश्यू है कनेक्टिव जिसे कहते हैं, जिसने दोनों लोब्स को जोड़ा हुआ है। अब आप एनलार्ज्ड व्यू में देखिए डायग्राम, दिस इज एंथर। एंथर इज द टर्मिनल, जनरली बायलोब्ड, जनरली इट इज बायलोब्ड, 2 लोब्स होती हैं, बायलोब्ड स्ट्रक्चर। फिलामेंट क्या है, लंबी सी जो स्लेंडर स्टॉक है ये वाली, दिस इज व्हाट इज फिलामेंट। सो फिलामेंट के ऊपर है जी एंथर। अब हमने क्या करा, उस एंथर का एक सेक्शनल व्यू काट के आपको दिखाया। एंथर का सेक्शनल व्यू आप देख रहे हैं कि आप इंटरनली उसका स्ट्रक्चर देख पाए कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। ओके, हमने कहा था जी बायलोब्ड है, तो बिल्कुल 2 लोब्स आपको दिख रही हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। अब आप देखिए उन दोनों लोब्स के बीच में आपको ये गोले गोले दिख रहे हैं, ये राउंड स्ट्रक्चर्स जो हैं ये वाले, दीज आर व्हाट, माइक्रोस्पोरेंजिया। प्लूरल में माइक्रोस्पोरेंजिया, सिंगुलर में माइक्रोस्पोरेंजियम, या पॉलन सैक कह दीजिए। इस पॉलन सैक के अंदर होंगे पॉलन ग्रेन्स, वो कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक टर्म और देखिए, ईच लोब हैज 2 थीका। 2 लोब्स है ना, और दोनों के अंदर वो आपको ऐसे कैविटी जैसा गोला गोला जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड थीका। खाली नहीं है वो, उसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ है। सो इसलिए हम ये वर्ड यूज करते हैं डायथीकस। ईच लोब हैज 2 थीका, सो ईच लोब इज डायथीकस। याद रखना, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है यंग एंथर का। अभी हम ये वॉल की अलग अलग लेयर्स भी पढ़ेंगे भाई, एपिडर्मिस कौन सी है, टेपिटम कहां है, मिडल लेयर्स कौन सी हैं, विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर वॉल ऑल्सो। ये लीजिए आपके सामने आ गया, एंथर वॉल को एनलार्ज करके दिखाया हमने, देख पा रहे हैं आप, इतने हिस्से को एनलार्ज करा। राइट हैंड साइड में देखिए, दिस इज द एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर विद द वॉल लेयर्स। लेयर्स के नाम, पहले हम टर्म्स देख लेते हैं। एपिडर्मिस, देखो हमारी स्किन में भी तो एपिडर्मिस है ना, सबसे बाहर वाली। सो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट पेरेनकाइमेटस प्रोटेक्टिव लेयर, सिंगल सेल है। ओके, एपिडर्मिस। उसके नीचे है बेटा एंडोथीसियम, राइट। उसके बाद आपको दिख रही हैं ये मिडल लेयर्स, देन यू कैन सी टेपिटम, लेबलिंग ध्यान रखो, और उसके बाद है अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू, राइट, जिसमें मदर सेल्स होंगे, जिनमें हम देखेंगे कैसे मियोसिस होता है, किस तरह से पॉलन ग्रेन्स आगे बनेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे। सो अभी तक आपने एंथर वॉल की अलग अलग लेयर्स क्या क्या समझी, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट सिंगल सेल्ड प्रोटेक्टिव लेयर पेरेनकाइमेटस, देन एंडोथीसियम, उसके बाद मिडल लेयर्स, उसके बाद टेपिटम, टेपिटम न्यूट्रिशन भी देता है, राइट। नाउ सारी लेयर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं फिर से। एपिडर्मिस के बारे में क्या विशेष बातें हैं, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, outermost protective layer, helps in dehiscence of anther to release the pollen। जब pollen grains रिलीज होने हैं तो यहां पे वीक पॉइंट्स बनेंगे, ब्रेक होगी ये लेयर, वो भी हम आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट इज टेपिटम।
एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर थी, एंडोथेसियम उसके नीचे है और मिडल लेयर्स उसके नीचे है। टेपेटम जो है, इट नरिशेस द पॉलन ग्रेन्स। द सेल्स ऑफ टेपेटम हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस जर्नली। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं टेपेटम के, डेंस साइटोप्लाज्म है। स्पोरोजीनस टिश्यू की क्या विशेषता है? Cells of sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrad। कैसे बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड? अभी देखते हैं जी आगे। लेयर्स के नाम याद हो गए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर्स, देन टैपेटम, और उसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू। नाउ एक बात ध्यान रखिएगा, पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर से बनते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन एक ही बात है क्या? पॉलन ग्रेन क्या है जी? मेल गैमेटोफाइट्स, दे डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स। अभी डिस्कस करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे है और फिर ये गैमीट्स कैसे बनते हैं। सो हम जो प्रक्रिया डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स का बनना, राइट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हमने डिफाइन करा, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थ्रू मियोसिस। अब ये सेल्स का नाम याद रखना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, MMC। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से बनते हैं माइक्रोस्पोर्स और प्रक्रिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहां पे हो रही है ये प्रक्रिया? भाई एंथर के अंदर जो अभी अभी स्पोरोजीनस टिश्यू पढ़ा है हमने, टेपेटम ने जिसे सराउंड करा हुआ है, उसी स्पोरोजीनस टिश्यू में ये सेल्स प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, MMC, जिन्होंने माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं। अब कैसे बनता है देखते हैं जी। नाउ सी, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जिसे हमने कहा, इसमें हुआ मियोसिस 1। अब याद रखना मियोसिस की स्टेजेस, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ये सेल डिप्लॉयड है, 2n दिखाया हमने। मियोसिस 1 हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ, 2 हैप्लॉयड सेल्स बन गए, ठीक है जी। फिर मियोसिस 2 हुआ तो ऑफ कोर्स 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, राइट? चारों इकट्ठे पड़े हुए देखा आपने, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, meiosis 1 2 डॉटर सेल्स, meiosis 2 4 डॉटर सेल्स। तो इन चारों को कलेक्टिवली ना हम टेट्राड कह देते हैं। क्या बोलते हैं जी? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये देखो चारों एक साथ है ना, 1 2 3 4, दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जो स्पोरोजीनस टिश्यू था उसके अंदर की एक ही तो माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं, बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को लेकर के ये प्रक्रिया देखी, दैट मीन्स मैनी सच इवेंट्स आर अकरिंग। बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी मियोसिस हो रही हैं अलग अलग सेल्स में, है ना? तो ओवरऑल जो आपको चीज नजर आएगी माइक्रोस्पोरेंजियम में या पॉलन सैक में, इस तरह से आपको माइक्रोस्पोर्स नजर आएंगे, ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स नजर आ गए, है ना? माइक्रोस्पोर टेट्राड एक ही जगह थोड़ी बना है, पूरे स्पोरोजिनस टिश्यू में बना है। सो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम several thousands of microspores are formed and they develop to form pollen grains that are released with the dehiscence of anther। अभी ये जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं ना, ये खुद पॉलन ग्रेन्स नहीं है, इनसे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। ध्यान रखिएगा, इनसे पॉलन ग्रेन्स बनने हैं, फिर वो रिलीज कैसे होने हैं, पॉलिनेशन कैसे होना है, वो आगे की प्रक्रिया है। क्लियर है जी? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स नजर आ गए, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेगा। तो अब हम आ जाते हैं पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर पर, कैसे ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनाएगा। सो आवर हेडिंग इज पॉलन फॉर्मेशन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें,
राइट नाउ समझिए कि माइक्रोस्पोर में अब आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है. द वैक्यूल ग्रोज इन द माइक्रोस्पोर. कैन यू सी दिस वैक्यूल? वैक्यूल ग्रो करी, बड़ी हुई. आपको न्यूक्लियस नजर आ रही है अंदर माइक्रोस्पोर की, है ना? येलो कलर से साइटोप्लाज्म भी नजर आ रहा है. बाहर वाली ये लेयर्स भी दिख रही हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे. इंटाइन क्या है, एक्साइन क्या है, स्पोरोपोलेनिन क्या है. सो अभी आप फोकस कीजिए इस न्यूक्लियस पे और जरा ध्यान दीजिए. सिंगल लार्ज वैक्यूल इज फॉर्म्ड एंड द सेल डिवीजन बिगिंस. इतनी बड़ी वैक्यूल आपको नजर आ रही. सेल डिवीजन. कैन यू फोकस ऑन दिस प्रोसेस विच इज हैपनिंग इन द न्यूक्लियस? कौन सी प्रक्रिया? मियोसिस हो रहा है क्या? नो, इट इज माइटोसिस. उस न्यूक्लियस में माइटोसिस हुआ जिसके कारण दो सेल्स बने. माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इन टू सेल्ड स्टेज ऑफ द पॉलन ग्रेन. अब आप वो दो सेल्स कौन से ध्यान दीजिए, उनके नाम क्या है. एक बड़ा वाला सेल दैट इज वेजिटेटिव सेल और एक छोटा सेल जेनरेटिव सेल. माइटोसिस हुआ, दो डॉटर सेल्स बने हैं भाई, एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है. जो बड़ा वाला है दैट इज वेजिटेटिव सेल, उसकी न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस. एक छोटा वाला है जेनरेटिव सेल, उसकी न्यूक्लियस को कहेंगे जेनरेटिव सेल न्यूक्लियस. वेजिटेटिव सेल के कुछ विशेष फीचर्स हैं, जेनरेटिव सेल के कुछ विशेष फीचर्स हैं. क्या हैं जी? वेजिटेटिव सेल जो है उसका साइज बड़ा है, लार्ज साइज. अबंडेंट फूड रिजर्व, साइज में बहुत बड़ा है, रिजर्व फूड मटेरियल की मात्रा ज्यादा है. उसका न्यूक्लियस जो है इर्रेगुलरली शेप्ड है. न्यूक्लियस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, इर्रेगुलर शेप. जो जेनरेटिव सेल है, छोटा वाला सेल जो है, राइट, जेनरेटिव सेल छोटा वाला सेल है, स्मॉलर इन साइज. इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल इतना बड़ा है, उसका साइटोप्लाज्म इतना ज्यादा है कि जेनरेटिव सेल तैर रहा है, उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है. स्पिंडल शेप्ड है ये. ठीक है जी, स्पिंडल समझते हैं आप? स्पिंडल कोई ऐसी चीज जो किनारों से पतली है, सेंटर में मोटी है. इट इज स्पिंडल शेप्ड. साइटोप्लाज्म डेंस है इसका. क्लियर? सो ये टू सेल्ड स्टेज है पॉलन ग्रेन की. कौन सी स्टेज? इट इज द टू सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन. ध्यान रखिएगा, इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shed at this two-celled stage. 60% से ज्यादा ही एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन्स इसी अवस्था में एंथर से रिलीज हो जाते हैं. तो इसका मतलब है कोई और ऑप्शन भी है. 40% के करीब जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स, उनमें कुछ और भी होता है. इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स. जो छोटा वाला जेनरेटिव सेल है, स्पिंडल शेप जो है, वो डिवाइड करता है माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गैमीट्स. तो जेनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमीट बना देता है बिफोर द पॉलन ग्रेन्स आर शेड. तो एक बड़ा सेल तो था ही वेजिटेटिव सेल, छोटे जेनरेटिव सेल ने डिवाइड करा और दो डॉटर सेल बने. तो कुल मिलाकर के अब कितने हो गए? 3 हो गए ना. तो 3 सेल्ड स्टेज. ध्यान रखना, in over 60% of the angiosperms, pollen grains are shed at 2-celled stage, whereas in the remaining species, what is happening? The smaller generative cell divides mitotically to form 2 daughter cells. So overall, 2 ये छोटे generative cell हो गए और एक वो बड़ा वाला vegetative cell मिल करके 3-celled stage हो गई. Right? So आप देख रहे हैं, ये रहा जी 2-celled stage, जिसमें बड़ा वाला vegetative cell, छोटा वाला generative cell. लगभग 40% स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स में फिर से जेनरेटिव सेल में माइटोसिस हुआ. और ये दिख रहे हैं आपको दो जेनरेटिव सेल दिख रहे हैं अंदर, ये वाले, और जेनरेटिव सेल तो फ्लोट कर रहा है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. ये 2 मेल गैमीट्स आपको नजर आ गए यहां पे. क्लियर है इतना? चलो, वंडरफुल. पॉलन के स्ट्रक्चर में आते हैं. अभी हमने पॉलन फॉर्मेशन देखा, पहले क्या देखा था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस.
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन देखा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, फिर कैसे माइक्रोस्पोर बन गया, फिर हमने देखा माइक्रोस्पोर से पॉलन कैसे बना। अब हम पॉलन के डिटेल्ड स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये रहा जी आपके सामने पॉलन ग्रेन। दिस इज द साइज 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। ये है जी बड़े वाले वेजिटेटिव सेल की न्यूक्लियस, जिसे हमने कहा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये आपको वैक्यूल्स दिख रही हैं। ये वो जो जेनरेटिव सेल ने मेल गैमीट बना दिए हैं। नाउ फोकस ऑन दीज लेयर्स, एक्साइन, इंटाइन। आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एक ऐसा सब्सटेंस है पॉलन ग्रेन्स में जो बड़ा ही हार्ड होता है। सो एक्साइन इज द हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, very important. Which is the outer hard layer of the pollen grain? Exine. It is made up of sporopollenin. Remember that it is the most resistant organic material known. Highly resistant है। अब आपको यहां पे ये जर्म पोर नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। जर्म पोर भी तो होना जरूरी है ना? अगर यही नहीं होगा तो आगे फिर कैसे बढ़ेगा पॉलन ग्रेन, ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि बाहर तो इतनी हार्ड लेयर है। So this hard layer has apertures which are called germ pores. Second layer is intine, thin inner layer, continuous layer जिसमें cellulose and pectin है। So overall pollen grain के स्ट्रक्चर में एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बना, इंटाइन सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी हुई लेयर, एक्साइन में जर्म पोर्स होते हैं, स्पोरोपोलेनिन हार्डेस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है जी, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। एंड पॉलन ग्रेन के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको? भाई आपको एक बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस नजर आ रहा है और दो गैमीट नजर आ रहे हैं, मेल गैमीट्स। आपने सुना होगा दैट सम पीपल दे आर एलर्जिक टू पॉलन ग्रेन्स। पॉलन एलर्जी भी देखी गई है बहुत से लोगों में। सो व्हाट इज एलर्जी एक्चुअली? इट इज द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टू सम पर्टिकुलर एजेंट। कोई इंसान किसी भी चीज से एलर्जिक हो सकता है, डस्ट से एलर्जिक हो सकता है ना? पॉलन ग्रेन से भी एलर्जी होती है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की समस्याएं हो जाती हैं। एस्थमा जिन्हें है उनका एस्थमा अटैक ट्रिगर हो सकता है, राइट? ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ पार्थीनियम। इंपॉर्टेंट है ये पार्थीनियम। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंटामिनेंट ऑफ इंपोर्टेड व्हीट। व्हीट इंपोर्ट करवाई गई बाहर की कंट्री से, उसके साथ ही एज अ कंटेमिनेंट प्रवेश कर गया जी हमारे देश में, और हम इसे कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अब आपने देखा है जगह जगह, ये सड़कों के किनारे भी कई जगह पे आपने देखा होगा ये प्लांट उगा होता है, कैरेट ग्रास कहते हैं इसे, पार्थीनियम। सो इट इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया, राइट? एंड मेनी पीपल आर एलर्जिक टू पॉलन ग्रेन्स। पॉलन की वायबिलिटी कितनी है कि भाई कितने लंबे समय तक ये पॉलन ग्रेन्स रह सकते हैं जिंदा? दिस डिफर्स अमंग डिफरेंट स्पीशीज। पॉलन की वायबिलिटी वेरी करती है। ये राइस एंड व्हीट में 30 मिनट, मेंबर्स ऑफ द फैमिली रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी या सोलानेसी में कुछ महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। मतलब कुछ केसेस में तो कुछ दिन तक ही है, कुछ मिनट तक है, कुछ में कुछ महीने हैं। They can be stored at -196 degrees Celsius in liquid nitrogen pollen banks. गैमीट्स को स्टोर करने का तरीका होता है क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इवन ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ दे कैन आल्सो बी स्टोर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स को भी बहुत कम तापमान पे क्रायो प्रिजर्वेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस पे स्टोर किया जा सकता है। राइट? इज इट क्लियर जी? कितनी बातें मैंने अभी तक बताई हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, बिकॉज प्लांट किंगडम में तो आपने एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स भी पढ़े हैं, पर हम यहां पे रिप्रोडक्शन का जिक्र कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स में। पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर हमने पढ़े। टिपिकल फ्लावर में 4 वर्ल्स हमने देखे। सबसे बाहर कैलेक्स जिसमें सेपल्स हैं, उसके बाद कोरोला जिसमें ब्राइटली कलर्ड पेटल्स हैं, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल हमने देखा, दैट इज एंड्रोशियम जिसमें स्टेमन्स हैं, और फिर अंदर है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल दैट इज गाइनोशियम जिसमें कार्पल या पिस्टल है।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टेमन है उसमें हमने एंथर एंड फिलामेंट का जिक्र करा। एंथर की दो लोब्स हैं, बाइलोब्ड है, दोनों लोब को बीच में कनेक्ट करता हुआ जो सेंट्रल टिश्यू है दैट इज कनेक्टिव। हर लोब में दो थीका होते हैं, सो ईच लोब इज डायथीकस। एंथर की वॉल का स्ट्रक्चर देखा, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट पेरेनकाइमेटस प्रोटेक्टिव सिंगल सेल्ड लेयर, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर्स प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, फिर टेपिटम, टेपिटम के सेल्स के बारे में पढ़ा कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, उसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो कि डिप्लॉयड है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 4 माइक्रोस्पोर्स, टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। तो भाई ओवरऑल उस माइक्रोस्पोरेंजियम में, उस पॉलन सैक में ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स बन गए। फिर माइक्रोस्पोर्स से क्या बना, पॉलन ग्रेन बना। हमने वो प्रक्रिया भी समझी कि किस प्रकार से एक लार्जर सेल बनता है दैट इज द वेजिटेटिव सेल, एक छोटा सेल बनता है दैट इज जेनरेटिव सेल। 60% एंजियोस्पर्म्स में इसी स्टेज पे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं और बाकी स्पीशीज में जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करता है और 3 सेल्ड स्टेज पे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में एक्साइन, इंटाइन के बारे में जाना। इंटाइन अंदर वाली लेयर है जिसमें सेलुलोज और पैक्टिन है। एक्साइन बाहर वाली लेयर है जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है, उसमें जर्म पोर्स भी होते हैं। पॉलन की वायबिलिटी अलग अलग प्लांट्स में डिफर करती है, 30 मिनट तक हो सकती है वीट में, कुछ महीने तक हो सकती है सोलानेसी फैमिली के मेंबर्स में। -196 डिग्रीज में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जा सकता है पॉलन ग्रेन्स को। ये थी कहानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब हम जिक्र करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, यानी गाइनोशियम का। गाइनोशियम में क्या आता है जी, कार्पेल या पिस्टल। कार्पेल या पिस्टल में क्या क्या है, स्टिग्मा जो कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह है जहां पे आके पॉलन ग्रेन्स सेटल करेंगे, स्टिग्मा। देन स्टाइल एंड देन ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में हम जिक्र करने जा रहे हैं डिटेल में किस चीज का, ओवरी का, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, जैसे हमने मेल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा है, ऐसे फीमेल में मेगास्पोरोजेनेसिस। Male spores, they are microspores. The female are the macrospores or the megaspores. Okay, तो आपके सामने है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हमने पिस्टल या कार्पेल कहा, जिसमें ये है स्टिग्मा जो कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह है जहां पे आके पॉलन ग्रेन्स सेटल होंगे, फिर पॉलन ट्यूब बनेगा, वो हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। देन यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर विच इज स्टाइल एंड देन दिस स्ट्रक्चर, नीचे वाला वो जो सोलन सा पार्ट है, ओवरी, थैलेमस पे टिकी हुई है जो, राइट। फिर हमने क्या करा, ओवरी का ना सेक्शन काटा। ओवरी का जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो उसके अंदर आपको चैम्बर या कैविटी नजर आएगी जिसे हमने लॉक्यूल कहा। ओवरी के अंदर लॉक्यूल नजर आए, और लॉक्यूल के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर्स विच डेवलप इनटू सीड्स यानी ओव्यूल्स। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। Ovary has chambers called locules. Locules have ovules which are going to develop into seeds. तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं जरा डिटेल में, ठीक है जी। सो हमने हेडिंग दे दिया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओके, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, जैसे हम पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, यहां पे ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम, राइट। सो ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम का ये एनलार्ज्ड व्यू देखिए, ये सारे पार्ट्स हमने समझने हैं, राइट। फ्यूनिकुलस क्या है, हाइलम क्या है, चैलाजल एंड क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, एम्ब्रियोसैक क्या है, न्यूसेलस क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम। सो ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। कोशिश कीजिए कि आप साथ के साथ ड्रॉ करें ओव्यूल का स्ट्रक्चर, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कहां से शुरू करूं, चलो यहीं से। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये फ्यूनिकल है, ऐसे है, और ओव्यूल इस तरह से आपको इन्वर्टेड दिख रहा है, ऐसे है ना। तो वो जो स्टॉक है दैट इज व्हाट इज फ्यूनिकल, राइट। Then you can see this opening. This is called micropyle. Micropyle word आपने sponges के gemmules में भी पढ़ा होगा. Micropyle is the opening.
Then you can see a structure which is labeled as a hilum. So hilum is the point of attachment of the funicle with the ovule body. फ्यूनिकल जहां से ओव्यूल बॉडी के साथ जुड़ा है, दैट इज हाइलम, राइट? ओवरी में भी हाइलम पढ़ा है आपने, कहां पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ह्यूमंस में ओवरी में हाइलम है, जहां पे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर कर रही हैं ओवरी में। इंटेग्यूमेंट्स क्या है जी? ये रहा आउटर इंटेग्यूमेंट, ये रहा इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट्स आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स। हमारी स्किन को भी इंटेग्यूमेंट कह देते हैं, चमड़ी जो है। सो यहां पे भी इंटेग्यूमेंट है, प्रोटेक्टिव लेयर्स है। You can see nucellus. Nucellus is the mass of cells inside the integuments which are having abundant food reserves. ये mass of cells है जिसमें nutritive material stored है, फर्टिलाइजेशन होना है, जाइगोट बनना है, आगे की जनरेशन शुरू होनी है, तो भाई न्यूट्रिशन तो चाहिए ना। सो न्यूसेलस से मिल रहा है। न्यूसेलस इज द मास ऑफ सेल्स इनसाइड द इंटेग्यूमेंट्स व्हिच हैव अबंडेंट फूड रिजर्व। इंटेग्यूमेंट्स क्लियर हो गया, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ये अंदर है जी एम्ब्रियो सैक, इस पे भी फोकस कीजिएगा, आगे स्टोरी पूरी एम्ब्रियो सैक की ही पढ़नी है। माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट वाला एंड जो है दैट इज चेलाजल एंड। द एंड ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चेलाजल एंड। व्हाट इज दिस? माइक्रोपाइल, टिप ऑफ न्यूसेलस दैट इज नॉट कवर्ड बाय इंटेग्यूमेंट। ये देखो यहां पे छोटा सा कह दीजिए छेद है, ओपनिंग है, जहां पे इंटेग्यूमेंट कवर नहीं कर रही, दैट इज व्हाट इज माइक्रोपाइल। इट्स अ काइंड ऑफ वेरी स्मॉल ओपनिंग। माइक्रोपाइलर एंड क्या हो गया? ओव्यूल का वो हिस्सा विच इज नियर द माइक्रोपाइल, दैट इज माइक्रोपाइलर एंड। जो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है दैट इज चेलाजल एंड। सो ये रहा जी चेलाजल एंड, इधर वाला चेलाजल एंड है और इधर वाला माइक्रोपाइलर एंड है। चेलाजल एंड इज द रीजन ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड। Embryo sac is located inside the nucellus and this embryo sac is the female gametophyte. Embryo sac is female gametophyte. अब हमने आगे का फोकस इस फीमेल गैमीटोफाइट पे करना है, राइट? सो हेडिंग दे लीजिए, फीमेल गैमीटोफाइट। सी, अब जो प्रक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर्स का बनना। जैसे मेल में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हियर यू हैव मेगास्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेल में माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल कहा था, यहां पे मेगास्पोर मदर सेल। तो एमएमसी से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, अभी देखेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया से, राइट? फोकस कीजिए ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे। इधर है माइक्रोपाइलर एंड, ये फ्यूनिक्यूलस है, इधर है जी चेलाजल एंड, राइट? ये हमने दिखाया बीच में मेगास्पोर मदर सेल। एम्ब्रियो सैक में दिख रहा है आपको मेगास्पोर मदर सेल? नो। मेगास्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया कैसे होगी? मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड था, मियोसिस 1 हुआ, मेल में भी तो वही सेम था, मियोसिस 1 हुआ, रिजल्ट मेगास्पोर डायड, डाई रेफर्स टू 2, 2 डॉटर सेल साथ साथ है। फिर हुआ जी मियोसिस 2। नाउ वी नो एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 2 अल्टीमेटली 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, सो देयर इज मेगास्पोर टेट्राड। वहां पे क्या था? माइक्रोस्पोर टेट्राड था, 4 थे ना, और ये हैप्लॉइड है। नाउ व्हाट हैपेंस इज जनरली only 1 out of the 4 megaspores they remain functional. 4 मेगास्पोर्स में से एक ही फंक्शनल बचता है, बाकी 3 जो हैं दे डीजेनरेट। फिर से देख लेते हैं जी, मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस 1 हुआ तो बना मेगास्पोर डायड, उसमें मियोसिस 2 हुआ बना मेगास्पोर टेट्राड। 4 सेल्स में से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं जनरली और एक ही बचता है जो कि डेवलप करता है इनटू फंक्शनल मेगास्पोर व्हिच इज हैप्लॉइड, राइट? नाउ
हमने देखा कि मेगास्पोर मदर सेल में मेगास्पोरोजेनेसिस का नतीजा है एक फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर। ये मेगास्पोर बना है, अभी इससे फीमेल गैमेटोफाइट बनना है। उस प्रक्रिया को मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर का बनना, मेगा गैमेटोजेनेसिस फीमेल गैमेटोफाइट का बनना, जैसे हमने मेल गैमेटोफाइट का जिक्र किया था। What is this megagametogenesis? Process of maturation of megaspore into female gametophyte. ये फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर तो बन गया, अब इससे मैचुरेशन होके फीमेल गैमेटोफाइट बनना है। उस प्रक्रिया को मेगागैमेटोजेनेसिस कहते हैं। This method of embryo sac formation from a single megaspore, it is monosporic development, right? सिंगल मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो देखते हैं जी क्या होने जा रहा है, गौर फरमाइएगा। ये है हमारा एक फंक्शनल मेगास्पोर। 4 बने थे, 3 डिजेनरेट कर गए, एक बचा। हैप्लॉइड है, बिल्कुल जी, पोलॉइडी लिखी है हमने N। माइटोसिस हुआ, इसमें 2 डॉटर सेल्स बने, यानी बाय न्यूक्लिएट स्टेज आ गई। ठीक है, उसके बाद 4 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई। उसके बाद हमारे पास 8 न्यूक्लिएट स्टेज है ना। माइटोसिस हो रहे हैं, सो हमारे पास 2 डॉटर सेल, 2 से 4, 4 से 8 डॉटर सेल्स आ गए, राइट। 8 न्यूक्लिएट स्टेज, अभी हमने न्यूक्लियस लिखा है, सो इट इज 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब क्या होगा, ये जो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है ना, इसके न्यूक्लियस देखो अपने आप को कैसे अरेंज कर रहे हैं। आपको एंड्स याद है, चेलेजल एंड और जो माइक्रोपाइल की तरफ था, दैट इज माइक्रोपाइलर एंड। अब देखो इन 8 न्यूक्लियस ने कैसे अपने आप को अरेंज करा है। 3 आपको दिख रहे हैं इधर चेलेजल एंड की तरफ, 1 2 3। 3 आपको इधर नजर आ रहे हैं, 1 2 और 3, रेड कलर से हमने न्यूक्लियस दिखाए। और आपको 2 न्यूक्लियस बीच में भी दिख रहे हैं। इनकी नेमिंग करते हैं अभी। एंटीपोडल सेल्स हम किन्हें कह रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई कौन से हैं, या फिर साइनर्जिड्स कौन से हैं, फीमेल गैमेट में से कौन सा है। फिलहाल आपने क्या देखा, एक फंक्शनल मेगास्पोर था, एक सेल था, माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई। उन 8 न्यूक्लियस ने अपने आप को ओवरऑल स्ट्रक्चर में कैसे अरेंज करा है। 3 चले गए चेलेजल एंड की तरफ, 3 चले गए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 2 बीच में है। क्लियर है जी, सबके फंक्शंस भी देखते हैं जी क्या क्या है। नाउ दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, चेलेजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड। चेलेजल एंड की तरफ, चेलेजल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई लोकेटेड है, अब उनके चारों तरफ कंप्लीट सेलुलर फॉर्मेशन हो गया, सेल बन गए हैं वो, राइट। एंटीपोडल सेल्स कहलाएंगे। ठीक है जी, जो चेलेजल एंड की तरफ है ये एंटीपोडल सेल्स है। सेंटर वाला एक बड़ा सा सेल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल सेल, जिसका हमने स्काई ब्लू कलर से टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाया है। और यहां पे बीच में ये 2 न्यूक्लियस जो हैं, दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, राइट। अब आप नीचे की तरफ देखिए, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखिए, यू कैन सी दीज 2 साइनर्जिड्स, इधर और इधर साइनर्जिड है, और बीच में है एग सेल, राइट। राइट एंड लेफ्ट आपको साइनर्जिड्स नजर आ रहे हैं, बीच में एग सेल है। कलेक्टिवली साइनर्जिड और एग सेल को कह देते हैं एग एपरेटस, राइट। इसी एग सेल के साथ, जो बीच में एग सेल है ना, इसके साथ मेल गैमेट विल फ्यूज टू फॉर्म द एम्ब्रियो। वो हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, कैसे पॉलन ट्यूब आई, कैसे मेल गैमेट पहुंचा, कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ। सो द एग सेल इज गोइंग टू फ्यूज विद द मेल गैमेट। कैन यू सी द स्ट्रक्चर, फिलीफॉर्म apparatus, राइट। साइनर्जिड्स के पास ये जो ऐसे फिंगर जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, फिलीफॉर्म apparatus, रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। इसका काम होता है पॉलन ट्यूब जब प्रवेश कर रही है उसको गाइड करना टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक, इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो ये ध्यान रखिएगा साइनर्जिड्स का फंक्शन।
A typical mature female gametophyte has 7 cells with 8 nuclei. सेल्स 7 हैं और न्यूक्लियस 8 है। 8 कैसे हो गए न्यूक्लियस और सेल कैसे 7 है? देखो, चैलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स है और 3 उनकी न्यूक्लियस। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 1 एग सेल है, उसका 1 न्यूक्लियस। 2 साइनर्जिड्स हैं दाएं बाएं, उनका 1 न्यूक्लियस। और बीच में एक सेंट्रल सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियस है। इसलिए क्या है कि न्यूक्लियाई 8 है और सेल टोटल 7 है। 7 सेल कैसे? 3 एंटीपोडल प्लस 2 साइनर्जिड्स, 3 और 2 5, 1 एग सेल 6, एक सेंट्रल सेल 7, सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर है जी? याद रहेगा इतना? एक बार देख ले हमने प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीजें समझी। पहले फ्लावर के वर्ल्स रिवाइज कर लेते फिर से। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। गाइनोशियम में पिस्टिल या कार्पल है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। ओवरी के अंदर चैम्बर्स हैं या लॉक्यूल है। उस लॉक्यूल के अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल का हमने स्ट्रक्चर समझा भाई, माइक्रोपाइलर एंड, इंटेग्यूमेंट्स, चैलाजल एंड, हाइलम, फ्यूनिक्यूलस, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक। फिर हमने ये जाना कि किस प्रकार से मेगास्पोर मदर सेल में मेगास्पोरोजेनेसिस होता है और उसके बाद कैसे मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है। एम्ब्रियोसैक के अंदर अलग अलग सेल्स समझे हमने, एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में है, एंड देन साइनर्जिड्स एंड एग सेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आने वाली क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे इस विषय को और पॉलिनेशन के बारे में, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सब चीजें समझेंगे। तब तक आप रिवाइज जरूर करेंगे। जो नोट्स आपने खुद बनाए हैं उन्हें खुद रिवाइज करिए। स्ट्रक्चर्स खुद बना के देखिए। मैंने आपसे कहा था ओव्यूल का डायग्राम खुद बनाइए, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन खुद बना के देखिए, लेबलिंग कीजिए, तो चीजें आपको बेहतर तरीके से याद रहेंगी। ट्रस्ट मी, जो डायग्राम्स हम खुद अपने हाथ से बना लेते हैं ना, वो हमें भूलते नहीं है फिर। ठीक है जी? चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर फिर आपसे मिलूंगा अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।